और आप अपना ऑडियो भी ऑन करके पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में सागनिक आपको डाउट्स क्लियर करके जाएगा। ऐसे तो मैं हूँ क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। ओके, नो प्रॉब्लम। तो वी शुड स्टार्ट। या तो क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ने से पहले जानते कि क्लाउड कंप्यूटिंग आया क्यों, क्लाउड का कंसेप्ट क्यों जरूरी था, क्या प्रॉब्लम्स आ रहे थे। ओके, तो पहली बात जानते हैं क्लाउड होता क्या है। तो क्लाउड ऐसा कुछ बहुत बड़ा चीज नहीं है। वो एक तरह से एक सर्वर ही है, लेकिन वो आपके पास नहीं है, वो कहीं रिमोटली रखा हुआ है। ओके, कहीं पर भी हो सकता है वो सर्वर। बस आप उसको एक्सेस कर पा रहे हो अपने लोकल वर्क स्टेशन से घर बैठे। यही क्लाउड है। आप अपना डेटा वहां सेंड कर सकते हो, वहां अपने फिल्म स्टोर कर सकते हो, इमेजेस स्टोर कर सकते हो, अपने प्रोजेक्ट स्टोर कर सकते हो, अपने ऐप स्टोर कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। जस्ट लाइक आपको गूगल क्लाउड मिलता होगा आपके मोबाइल में, तो वो क्लाउड आपके फोन में तो स्टोर नहीं हो रहा है ना, वो कहीं एक्चुअली कहीं गूगल के कहीं सर्वर पे स्टोर हो रहा है, कहीं पर स्टोर हो रहा है, आपको नहीं पता वो कहाँ स्टोर हो रहा है। तो यही क्लाउड है। ओके, पर और क्लाउड का जरूरत भी यही था कि बहुत सारे जो जब कंपनीज होती थी, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी, उनके अपने सर्वर्स होते थे। फिर उनको मैनेज करने के लिए अलग से एम्प्लॉयज हायर करने पड़ते थे, उनका अलग से एक रूम बनता था। ओके, उसमें खर्चे बहुत होते थे, नेटवर्किंग संभालने के लिए, स्टोरेज संभालने के लिए, डेटाबेस के लिए। बहुत सी चीजें प्रॉब्लम आने लगी कि अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो तो पूरा सर्वर क्रैश हो जाता था, डेटाबेस लॉस्ट। जितने प्रोजेक्ट, जितने एप्स डिप्लॉयड हुए इस क्लाउड में, जितने भी वेबसाइट्स रन हो रहे हैं, सारा डेटा लॉस्ट। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने लगा कंपनीज के लिए कि मतलब जितना कंपनी प्रॉफिट नहीं कर पा रही थी, उससे ज्यादा वो डेटाबेस सर्वर संभालने में उसका पैसा हो रहा था। तो इसी चीज को देखते हुए क्लाउड कंप्यूटिंग का एक कॉन्सेप्ट आया कि हम लोग एक ऐसा सर्वर क्रिएट करेंगे जिसको हम लोग सबको अवेलेबल करा देंगे। सब उसको यूज कर सकता है एट वेरी लो एंड चीप प्राइसेस, एंड यू कैन ऑल्सो टेक इट ऑन अ रेंट ऑल्सो। लाइक अगर आप स्टूडेंट हो तो आप लोग उसको रेंट पे ले सकते हो, और अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई इंस्टीट्यूशन हो, तो आप उससे कुछ स्टोरेज या कुछ इंस्टांसेस इंस्टांसेस एक तरह से समझो एक वर्चुअल मशीन हो गया, वो आप उससे परचेज कर सकते हो। वो हम लोग आगे देखेंगे। तो जो हम लोग का जो अपना डेटा जो सेंड करते हैं क्लाउड पर, क्लाउड हो गया यानी कि जो सर्वर जो रिमोटली पड़ा हुआ है, वहाँ पे जो हम लोग डेटा सेंड करते हैं, जो हम लोग अपने जो भी इंफॉर्मेशन रखते हैं वहाँ पे, जो भी स्टोरेज करते हैं या जो भी डिप्लॉयमेंट करते हैं, एप्स हो गया, प्रोजेक्ट्स हो गया, वेबसाइट्स हो गए, या जो भी वॉट एवर थिंग, उसी को, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? ग्रेट। सागनिक प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। या मार्केट शेयर, यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा कि अमेजोन 33% मार्केट शेयर होल्ड करता है क्लाउड कंप्यूटिंग का। ऐसा क्यों? ऑब्वियसली जेफ बेजोस इतना जल्दी ऐसे ही इतना रिचेस्ट पर्सन नहीं हो गया है। सिंपल सी बात है कि जेफ बेजोस ने सबसे पहले एक प्रॉब्लम देखा कि हाँ, यहाँ पे सर्वर्स की प्रॉब्लम हो रही है, कि बहुत सारी कंपनीज प्रॉब्लम फेस कर रही है कि उनके पास सर्वर प्रॉब्लम हो रहा है, उनके पास स्टोरेज प्रॉब्लम हो रहा है, नेटवर्किंग के लिए प्रॉपर एम्प्लॉयज नहीं है, कुछ है जो सर्वर क्रैश कर जा रहा है तो पूरा डेटा लॉस हो जा रहा है, बहुत सी प्रॉब्लम्स आ रही है। तो अमेजोन ने बोला ठीक है, ये काम मैं कर लेता हूँ, आप लोग अपना काम सिर्फ संभालो, आप लोग मुझसे सर्वर रेंट पर ले लो, मैं आप लोग को रेंट पर दूंगा बहुत ही चीप प्राइजेस पर। आप लोग उसमें अपना डेटा स्टोर करो, बाकी नेटवर्किंग, स्टोरेज, बाकी सब जो आपके कस्टमर्स है, जो आपके क्लाइंट्स है, उन तक डेटा कैसे पहुंचाना है, उनको डेटा कैसे विजिबिलिटी कराना है, वो सब मेरी प्रॉब्लम है। आपका डेटा मेरे पास सेफ है, कोई, और मैं ही उसको संभालूंगा, मैं ही उसको देखूंगा, कोई डेटा लॉस होगा तो वो मेरी प्रॉब्लम है, आपको मैं उसका बैकअप करके दूंगा। ठीक है। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने आया, जो 16% उसका मार्केट शेयर है। फिर जीसीपी आया, गूगल क्लाउड प्रोवाइडर, अलीबाबा, आईबीएम, अदर्स। अदर्स में बहुत सारे सर्वर्स है, वो लोकल लोकल सर्वर्स हो गए, उसको छोड़ देते, उसकी बात नहीं करते। अमेजोन सबसे हाईएस्ट मार्केट शेयर होल्ड करता है, AWS। उसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी है। माइक्रोसॉफ्ट अभी और सेकेंड लीडिंग में है, हालांकि माइक्रोसॉफ्ट और अभी उसका मार्केट शेयर बढ़ने वाला है 2020 में। उसके अभी मार्केट शेयर अभी ग्राफ उतना परफेक्टली आया नहीं है, लेकिन उसके मार्केट शेयर्स और बढ़ रहे हैं। तो ये बहुत ही ओके। सामने स्लाइड चेंज होती है। तो कंप्यूट पावर, अब कंप्यूट पावर होते तीन टाइप के, पहला वर्चुअल मशीन, दूसरा कंटेनर, तीसरा सर्वरलेस। तीनों के अपने अपने बेनिफिट्स है और अपने अपने तरीके भी है
कि हम लोग को कैसे करना है और किस वर्क स्टेशन में हम लोग क्या होल्ड कर सकते हैं। ओके, हम लोग सब जगह वर्चुअल मशीन यूज नहीं कर सकते, सब जगह कंटेनर भी नहीं कर सकते, और सब जगह सर्वरलेस भी नहीं कर सकते। ओके, हर जगह के लिए, हर काम के लिए अलग अलग चीजें होती है। पहले बात समझते कि वर्चुअल मशीन क्या होता है। वर्चुअल मशीन देखो, जैसे इसमें आपको पिक्चर में दिख रहा होगा कि फिजिकल हार्डवेयर, देन होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, देन हाइपरवाइजर, एंड देन टू वर्चुअल हार्डवेयर होते हैं। ठीक है, तो फिजिकल हार्डवेयर आपका हो गया लोकल मशीन। ओके, लोकल वर्क स्टेशन जो आप लैपटॉप या जो पीसी आप यूज करते हैं। होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम सिंपली समझ में आ रहा हो, जो आप विंडोज, लिनक्स या मैक जो भी आप यूज करना चाह रहे हो। हाइपरवाइजर, हाइपरवाइजर एक तरह का समझो, एक तरह से एप्लीकेशन होता है, एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर समझ लो उसको, जो वर्चुअल मशीन आपको क्रिएट करने के लिए हेल्प करता है। ओके, आप अपने लोकल मशीन में एक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हो। जस्ट सपोज मैं विंडोज रन कर रहा हूँ अपने सिस्टम पर, और मुझे लिनक्स प्लेटफॉर्म की जरूरत है, तो अब मैं उसके लिए एक नया लैपटॉप तो नहीं लूंगा ना, या नया पीसी तो नहीं ले लूंगा कि मुझे सिर्फ एक ऑपरेटिंग सिस्टम रन करना तो मैंने एक नया खरीद लिया। नहीं, मैं हाइपरवाइजर इंस्टॉल कर लूंगा, और मैं उसमें वर्चुअल हार्डवेयर के साथ एक किसी को डाउट है? ओके, तो मैं उसमें वर्चुअल हार्डवेयर रन करा दूंगा हाइपरवाइजर पर। अब वो कोई भी हो सकता है, मुझे अगर उसमें लिनक्स चलाना मैं लिनक्स चला दूंगा, मैक है, और उबुंटू उबुंटू जो मेरा मन हो मैं उसमें वो चला दूंगा। लेकिन ये वर्चुअल मशीन जो है ना, वो उतना रिलायबल नहीं है। मतलब स्टार्टिंग हमने वर्चुअल मशीन से ही की ऑब्वियसली, लेकिन इसमें क्या होता था, ये बहुत स्लो है, बहुत ही इसमें डेटा रिडंडेंसी का थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लगा, बैकअप प्रॉब्लम्स भी उसमें आने लगे। मेन बात है कि इसमें ये बहुत ही स्लो रन होने लगा। ओके, क्लाइंट्स को प्रॉब्लम इसलिए होने लगा कि उनके पास जो डेटा, जो वेबसाइट वो लोड करे, वो बहुत ही स्लोली लोड हो रहा है। जो ऐप हम रन कर रहे हो उसका बहुत स्लो प्रोसेस हो रहा है। तो वर्चुअल मशीन से हम लोग लाइक कंटेनर्स पर, वर्चुअल मशीन का आप लोग को एग्जांपल समझ में आ रहा होगा, जो हम लोग अगर अपने ऑन प्रीमाइसेस वर्क स्टेशन पर अगर हमें कोई इन्वायरमेंट चाहिए, कोई सेकेंड इन्वायरमेंट चाहिए, जस्ट लाइक लिनक्स, या अगर आप विंडोज यूज करो तो आप ऑब्वियसली लिनक्स या मैक का इन्वायरमेंट चलाना चाहोगे, तो हम लोग वर्चुअल मशीन यूज करते हैं। ठीक है, कंटेनर्स, कंटेनर्स का सबसे बेस्ट एग्जांपल है डॉकर। डॉकर में जस्ट लाइक जो कंटेनर बताया वही डॉकर में होता है। मैं बता रहा हूँ कि फिजिकल हार्डवेयर और होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम तो आपको समझ में आ गया। ओके, कंटेनर इंजन, इसमें ये एक तरह से समझो हाइपरवाइजर की तरह ही होता है, लेकिन ये उससे लाइट होता है। क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग अपना, इसमें जो है ना हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रन कराते, इसमें हम लोग डायरेक्टली ऐप रन कराते हैं। कंटेनर में क्या होता है कि कंटेनर जो है ना, रैम, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड अदर जो स्टोरेज होते हैं, वो सीधा हमारे फिजिकल हार्डवेयर होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम से लेता है। लेकिन वर्चुअल मशीन में क्या होता है कि वो अपना रैम क्रिएट करता है, उसको उसको हम लोग अपना रैम एलोकेट करते हैं। जस्ट लाइक समझ, मेरे पास 4 GB का रैम है। ओके, और मैंने 2 वर्चुअल मशीन क्रिएट की, तो मैं दोनों में 2 GB और 2 GB का रैम ही बांट सकता हूँ। मैं बाकी एक और वर्चुअल मशीन नहीं क्रिएट कर सकता। लेकिन कंटेनर में ऐसा नहीं है, उस पर ये बेनिफिट है, ऑपरेटिंग सिस्टम तो वो हम ही लोग से लेगा, रैम भी हम ही लोग से लेगा, लेकिन हम लोग कंटेनर इसमें बहुत सारे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, जिसको जितना चाहे उतना एलोकेट कर सकते हैं। सपोज अगर मैंने कंटेनर 1 में अगर मैंने 1 GB रैम दिया तो मैं 1 GB दे सकता हूँ, लेकिन वर्चुअल मशीन में ऐसा नहीं होता था। उसमें ये सब प्रॉब्लम्स आ रही थी कि अगर मेरे पास अगर रैम का उसमें नहीं बचा स्पेस, सपोज अगर 4 GB रैम है तो मैंने 2 GB उसमें बांट दी, तो मैं और वर्चुअल मशीन क्रिएट नहीं कर सकता था। लेकिन कंटेनर्स में ये नहीं है, अगर मेरे पास 4 ही GB का रैम है, और मैंने अगर 2 कंटेनर में दोनों 2 GB रैम बांट दी, फिर भी मैं और कंटेनर्स क्रिएट कर सकता हूँ। बाद में अगर मुझे जरूरत होगा तो मैं दूसरे कंटेनर से रैम बोरो कर लूंगा। सपोज अगर कंटेनर 1 पास 2 GB रैम है, तो मैं वो 2 GB को कंटेनर 1 to कंटेनर 3 शेयर कर लूंगा, 1 GB 1 GB। लेकिन वर्चुअल मशीन में हम लोग ये नहीं कर पा रहे थे, तो ये हमें एक थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं कर पा रहे थे, जिसको प्रॉब्लम सॉल्व किया कंटेनर्स ने। कंटेनर का बेस्ट एग्जांपल है डॉकर। अगर आप डॉकर पढ़ोगी तो आपको ये बात समझ में आएगी। तीसरा, फिर और इसमें भी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स होने लगे कि डेटा, क्या बताऊँ मैं, स्टोरेज प्रॉब्लम्स आने लगे कि उतना रिलायबल नहीं होने लगा। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग सर्वरलेस रन टाइम लाए। सर्वरलेस मेनली हमारा ML AI मॉडल्स के लिए होता है। ठीक है, कंटेनर हम लोग उतना सपोर्ट नहीं कर पाता हमारा, और वैसे भी जो कंटेनर्स होता है ना, वो मेनली लिनक्स बेस्ड होता है। ओके, उसका जो सॉफ्टवेयर बना, उसके जो पैकेजेस है वो लिनक्स बेस्ड है, लिनक्स एंड यूनिक्स बेस्ड है। तो वो विंडोज के लिए भी थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रही थी, तो वो प्रॉब्लम देखते हुए भी सर्वरलेस कंप्यूटिंग लाया गया।
सर्वरलेस में हमारा सिर्फ एप्लीकेशंस डायरेक्टली रन करता है, हमें कोई इंजन नहीं क्रिएट करना पड़ता, कुछ एप्लीकेशंस नहीं है, वो डायरेक्टली क्लाउड पर रन करता है। ओके, उसका थोड़ा सा फंक्शन अलग है, वो इस कॉन्सेप्ट के बियॉन्ड चल जाएगा तो उसको अभी रहने देते हैं। नेक्स्ट स्लाइड्स चेंज कर दो। ओके, किसी नहीं लगता है, एक सेकेंड। सायन, डू यू वांट टू से समथिंग? आपने हैंड रेज किया। वीडियो नहीं आ रही है। क्या वीडियो नहीं आ रही है? वीडियो नहीं आ रही? सिर्फ नाम दिखा रहा है। नाम दिखा रहा है साग्निक, कैन यू प्लीज चेक दैट? उनको स्लाइड्स प्रेजेंट नहीं हो रही, क्यों बाकी सबको भी यही प्रॉब्लम हो रही है? Hello guys, is everyone facing the same problem? Right now it is No, I can see The it. slide is visible, right? Oh, it is Okay. Yeah, yeah, I that's think visible. Sayan, I think this is your yeah, please check your Shayan, network Shayan, connection. so a possible fix is like yes. I guess you have pinned someone. I guess you have pinned Aman. So just unpin Aman, and again, if you want, you can pin the presentation or anything. Okay, Aman, please continue. ओके, नाउ क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल्स। ओके, यहाँ पे दो तरह के मॉडल होते हैं, डिप्लॉयमेंट मॉडल एंड सर्विस मॉडल। हालांकि दोनों अलग अलग है। डिप्लॉयमेंट मॉडल में होता है पब्लिक, प्राइवेट एंड हाइब्रिड क्लाउड। एक और क्लाउड होता है कम्युनिटी क्लाउड। ओके, एंड सर्विस मॉडल में तीन तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे, IaaS, EaaS एंड SaaS। जानते हैं आगे क्या क्या होते हैं? डिप्लॉयमेंट मॉडल, जैसे मैंने बताया कि चार तरह के होते हैं, प्राइवेट, पब्लिक, हाइब्रिड एंड कम्युनिटी क्लाउड। पहले समझते हैं हम लोग पब्लिक क्लाउड क्या होता है। जैसे देखो, पब्लिक क्लाउड सिंपल नाम से पता चल रहा होगा कि पब्लिक के लिए, ऑब्वियसली सबको यूज कर सकते हैं, हम तुम, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई इंस्टीट्यूशन है, कोई कंपनी है, या कोई अगर इंडिविजुअल भी है। जैसे मैं चाहूँ तो मैं भी अपने AWS या Azure पे अकाउंट बना करके अपने एप्स होस्ट कर सकता हूँ। तो मैं तो कोई ऑर्गेनाइजेशन से नहीं हूँ। ओके, तो मैं अपना ही एलोकेट करूँ तो वो मेरे लिए भी अवेलेबल है। वो सर्वर, वो इंस्टांसेस, वो वर्चुअल मशीन्स, वो स्टोरेज, वो डेटाबेस, वो स्पेस, सब कुछ मेरे लिए भी अवेलेबल है। और सेम चीजें एट सेम कॉस्ट, एट सेम बेनिफिशियल थिंग्स, वो एक किसी कंपनी के लिए भी अवेलेबल है। पब्लिक क्लाउड का यही चीज है कि हम अपने, और वो सबके लिए अवेलेबल है। एंड अगर जो मैं अपने प्रोजेक्ट्स जो डिप्लॉय करूंगा, जो एप्स डिप्लॉय करूंगा, या कोई कुछ बोल रहा है क्या? ओके, तो जो भी मैं अपने प्रोजेक्ट से डिप्लॉय करूंगा, जो भी ऐप डिप्लॉय करूंगा, या अगर समझो मैं कि कोई इमेज ही अपलोड कर रहा हूँ, तो वो सबको अवेलेबल होगी। ओके, जो जो वो लिंक, जिनके जिनके पास, अगर अगर मान लो वो कोई लिंक से एक्सेस, अगर किसी, जिन जिनके पास वो लिंक है, वो सब देख पाएंगे। जैसे वेबसाइट्स में क्या होता है, हम लोग जैसे समझिए कोई भी माइक्रोसॉफ्ट का वेबसाइट है, www.microsoft.com, तो वो पब्लिक क्लाउड पर चल रहा है। हम लोग ने लिंक टाइप किया, वो सबको अवेलेबल हो गया। लेकिन यही अगर वो प्राइवेट क्लाउड पे चलता तो वो नहीं होता। अगर उसके जिनके पास उनका एक्सेस आईडी है, वो सिर्फ वही लोग को अवेलेबल होता। ये डिफरेंस होता है पब्लिक क्लाउड एंड प्राइवेट क्लाउड में। जैसा कि आप लोग देख सकते हो गिटहब। गिटहब आई होप सबको पता होगा, गिटहब भी एक एग्जांपल है क्लाउड का। ओके, एंड दैट टू इन पब्लिक क्लाउड, क्योंकि जो भी अपने प्रोजेक्ट्स डिप्लॉय करता हूँ, जो भी अपने ऐप डिप्लॉय करता हूँ, वो सब कुछ हमारा पब्लिक क्लाउड में, मतलब वो सबको अवेलेबल होता है। तो एक तरह से पब्लिक क्लाउड ही हो गया। लेकिन यही अगर मैंने उसके क्रेडेंशियल्स चेंज करके उसको रख दिया कि नहीं ये प्राइवेट रहेगा, तो वो किसी को दिखता नहीं, किसी को विजिबल नहीं होता। तो वो एक तरह से प्राइवेट क्लाउड का भी काम करता है, पब्लिक क्लाउड का भी काम करता है। तो यानी कि गिटहब हमारा क्या हो गया, एक तरह से हाइब्रिड क्लाउड हो गया, जो दोनों तरह से काम होता है। कम्युनिटी क्लाउड एक दूसरा चीज हो गया, जस्ट लाइक जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, कोलैबोरेटिव मल्टी टेनेंट प्लेटफॉर्म यूज्ड बाय सेवरल डिस्टिंक्ट ऑर्गेनाइजेशंस टू शेयर द सेम एप्लीकेशन। यूजर्स आर टिपिकली ऑपरेटिंग विद इन द सेम इंडस्ट्री और फील्ड। तो समझो एक, जैसे कि क्लाउड का ही ले लेते हैं, समझो माइक्रोसॉफ्ट, AWS, GCP, डिजिटल ओशन, IBM, अलीबाबा, सबका एक कम्युनिटी। ओके, क्लाउड का एक कम्युनिटी समझ लेते हम लोग। तो वो लोग सब एक समझो अपने बीच में कुछ
वेबसाइट या कुछ ऐप कुछ उन शेयर करना चाहते हैं या कुछ मीडियाज वगैरह कुछ रखना चाहते हैं अपने ही बीच में, तो वो कम्युनिटी क्लाउड का यूज करेंगे। ओके, वो खाली उन्हीं लोग के बीच में रहेगी। एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, एक क्लाउड ऑर्गेनाइजेशन है, वो लोग सिर्फ वही लोग के बीच में वो डेटा, वो जो जो भी वो लोग क्रिएट कर रहे हैं वो सिर्फ वही लोग के बीच अवेलेबल रहेगी या उनके एम्प्लॉयज के बीच। ओके, जो भी वो जिनके पास भी वो क्रेडेंशियल्स होंगे। तो ये डिफरेंस है पब्लिक, प्राइवेट, हाइब्रिड एंड कम्युनिटी क्लाउड के बारे में। या विभू, एनी क्वेश्चन? Yeah, what's the major difference between community cloud and hybrid cloud? Like both of them are quite similar. Like in hybrid cloud What is also we the can private major difference between hybrid cloud and community cloud. देखो, मेन डिफरेंस वैसा कुछ नहीं है। हाइब्रिड क्लाउड मेनली तुम्हारा एक तरह से हो गया जो तुम्हारा दोनों तरह से काम करे, प्राइवेट भी करे, पब्लिकली भी करे। हालांकि सारा क्लाउड जो होता है ना वो हाइब्रिड क्लाउड ही होता है, वेदर इट इज AWS, एज़्योर, GCP, IBM, अलीबाबा, कोई भी क्लाउड ले लो, वो नॉर्मली हाइब्रिड क्लाउड ही हम लोग का होता है। ओके, क्योंकि वो मतलब हम लोग उसमें प्राइवेट काम भी कर सकते हैं, पब्लिक काम भी कर सकते हैं। जस्ट सपोज एक कंपनी है, ठीक है, मान लो मेरी कोई कंपनी है, मैं एक स्टार्टअप कर रहा हूँ, मैंने अपना वेबसाइट और मैंने अपना ऐप, ओके, क्लाउड पे होस्ट कर दिया, तो वो तो मैं उसको पब्लिक स्पेस में रखूंगा ना, कि वो सबको अवेलेबल हो। लेकिन जो मेरी कंपनी के जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होंगे, जो मेरे कंपनी का डेटाबेस एक्सेस करने का जो पासवर्ड होगा, जो और भी सिक्योरिटी क्रीडेंशियल्स होंगे, वो तो मैं अपने प्राइवेट स्पेस में स्टोर करूंगा ना, ताकि उसको कोई एक्सेस ना कर पाए। क्लाउड का या मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि मैं AWS एक प्राइवेट क्लाउड बना रहा है, एक AWS एक अलग से बना रहा है पब्लिक क्लाउड, नहीं, वैसा नहीं होता। प्राइवेट क्लाउड और पब्लिक क्लाउड, मेरा कहने का यहाँ पे ये मतलब है कि उसने स्टोरेज एलोकेट की, ओके, उसने इंस्टांसेस, उसने वर्चुअल मशीन अलग अलग एलोकेट कर दिए। समझो एक सर्वर है, उसने डिसाइड किया है कि इतना जो स्पेस होगा, इतना जो स्टोरेज होगा वो पब्लिक क्लाउड के लिए होगा, इतना जो स्टोरेज है वो प्राइवेट क्लाउड के लिए एलोकेट कर दो। तो ये होता है क्लाउड का। मेरा कहने का मतलब यहाँ पे सिंपली वो सर्वर में जो एक स्टोरेज है वो है, ओके, उसका अलग से कोई मीनिंग नहीं है। हाइब्रिड क्लाउड सारा क्लाउड होता है, वेदर इट इज AWS, GCP, एज़्योर, कोई भी हो, वो हाइब्रिड क्लाउड ही कहलाता है। लेकिन पब्लिक क्लाउड और प्राइवेट क्लाउड का कहने का मतलब यही है कि मैं स्टोरेज कौन सा यूज करूँ, मैं प्राइवेट स्टोरेज यूज करूँ, मैं पब्लिक स्टोरेज यूज करूँ। और अगर कुछ कुछ डेटा ऐसे भी होता है जो सबको चाहिए होता है, ऐसा ये एग्जांपल अभी मेरे दिमाग में आ नहीं रहा है। समझो कोई भी एक सिक्योरिटी की है, ओके, अगर तुम जस्ट सपोज एक रेफरल की है, ओके, समझो कोई फॉर्म फिलअप करो, एक रेफरल की है, तो वो रेफरल की सबको चाहिए होता है। तो वो एक तरह से समझो मैं उसको हाइब्रिड क्लाउड की तरह ही ट्रीट करूंगा ना, कि वो पब्लिकली भी यूज होगा, वो प्राइवेटली भी यूज होगा, वो एम्प्लॉय को भी चाहिए, और अगर वो कोई क्लाइंट है तो वो उसको भी चाहिए। तो ऑब्वियसली वो एक हाइब्रिड की तरह ही ट्रीट होगा, क्योंकि वो दोनों का मिक्सचर है। समझ में आ रहा है अभी? Okay, thank you. हाँ, thank you. और कोई डाउट? नहीं. अच्छा, यहाँ तक किसी और को कोई डाउट है डिप्लॉयमेंट मॉडल तक, जो भी अभी तक मैंने बताया? ओके, ग्रेट। सानिक, स्लाइड चेंज। अब सर्विस मॉडल पे 3 तरह के डिवाइडेड है, IaaS, PaaS एंड SaaS। IaaS हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, PaaS हो गया प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, एंड SaaS हो गया सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तीनों में मेजर डिफरेंस अब क्या है वो समझते। देखो, सबसे पहले आते हैं IaaS पर, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस पर। इसमें आपको कुछ नहीं मिलता, मतलब आप जो क्लाउड प्रोवाइडर आपका, जैसे आपने एज़्योर क्लाउड प्रोवाइडर अपने आपका है, तो इसमें से आपको कोई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की जाएगी। बस आपको एक स्टोरेज दे दिया जाएगा कि हाँ, ये आपका इतना आपने स्टोरेज मांगा, हमने आपको इतना स्टोरेज दिया। बाकी उसका नेटवर्किंग प्रॉब्लम, उसको कैसे स्टोरेज को आपको कैसे हैंडल करना है, ओके, डेटाबेस आपको कैसे हैंडल करना है, कैसे क्रिएट करना है, सिक्योरिटी इश्यूज, क्रेडेंशियल्स कैसे सेव करना है, आपको अपना कैसे ऐप डिप्लॉय करना है, वेब कैसे डिप्लॉय करना है, वॉट एवर द थिंग इज, मैनेजमेंट कैसे करना है, उसको इलास्टिसिटी कैसे करनी है, स्केलेबल कैसे करना है, जो भी प्रॉब्लम है सब आपको अपने देखना है। ओके, क्लाउड प्रोवाइडर आपका इसमें कुछ हेल्प नहीं करने वाली। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में वो खाली आपको समझे तरह से एक इंफ्रास्ट्रक्चर दे देगी, एक क्लाउड दे देगी कि हाँ लो यार, ये मैंने आपको दे दिया, ये आपका जगह है, अब आप इसमें कैसे आप डिप्लॉय करते हो, कैसे इसमें आप नेटवर्किंग करते हो, सब वो आपका प्रॉब्लम है। आप इसको कैसे होस्ट करोगे, क्या करोगे, जो है आप देख लो, अपने देख लो, हमारा इसमें कोई रोल नहीं। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में क्या होता है,
कि कंपनी कुछ जो क्लाउड प्रोवाइडर्स हमारे होते हैं वो कुछ चीज़ें देखती है आपकी। जस्ट सपोज कैसे बताऊँ कि मतलब कस्टमर्स को वो डेवलप, रन एंड मैनेज एप्लीकेशन, ठीक है, एप्लीकेशन को मैनेज करने को वो प्रोवाइड करती है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में क्या होता था कि हमें सब कुछ अपने से देखना पड़ रहा था, ठीक है, क्लाउड को कैसे ऐप को कैसे डिप्लॉय करना है, कैसे अगर कुछ सीधा मुझे क्लाउड में ही होस्टिंग करना है या क्लाउड से ही क्रिएट करना है। जैसे एज्योर में ये फैसिलिटीज है कि आप चाहे तो डायरेक्टली एज्योर में ही क्रिएट कर सकते हो वेबसाइट यूजिंग वर्डप्रेस और अदर फैसिलिटीज है, ठीक है। तो अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस लोगे या PWS लोगे तो आपको वो सब चीज़ें प्रोवाइड होती है, ठीक है। अगर PWS लेते हो तो वो आपको डायरेक्टली हेल्प कर देगा क्रिएट करने में, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में वैसा वो कुछ नहीं करने वाला, आपको खुद से क्रिएट करके खुद से होस्ट करना पड़ेगा, तो वो प्रॉब्लम है। तो ये डिफरेंस है। और एस डब्ल्यू एस का सिंपल एग्जांपल है, आपने सॉफ्टवेयर बनाया, आपने वो हमें दे दिया क्लाउड प्रोवाइडर को, अब वो क्लाउड प्रोवाइडर समझेगा कि इसको कैसे मैनेज करना है, क्या करना है। जस्ट लाइक आप एग्जांपल ले सकते हैं नेटफ्लिक्स का। नेटफ्लिक्स एक SWS का एग्जांपल है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस का। वो नेटफ्लिक्स के मालिक ने सिर्फ ऐप बनाया और उसको क्लाउड प्रोवाइडर को अपना दे दिया। अब वही उसका स्टोरेज देखता है, वही उसका डेटाबेस मैनेज करता है, जो भी वेब सीरीज अपलोड होती है, जो भी फिल्म्स अपलोड होती है, सब उसका क्लाउड प्रोवाइडर चेक करता है। नेटवर्किंग इश्यूज, सिक्योरिटी इश्यूज, जो भी ये सब क्लाउड प्रोवाइडर देखता है, वो कुछ नहीं देखता है। ये नेक्स्ट स्लाइड में आपको और क्लियर होगी। सागनिक प्लीज। नहीं नहीं, ये दूसरा स्लाइड, ये बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग में बाद में डिस्कस करते हैं। एक चीज आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा नेक्स्ट करना। हाँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऑन प्रीमाइसेस, IaaS, PWS एंड SWS, आपको सब कुछ दिख रहा होगा। जैसे मैंने बताया कि IaaS में जो आपका जो प्रोवाइडर जो मैनेज करता है वो कुछ मैनेज नहीं करने वाला। ये सब तो आपको सिंपल सा जो मैंने आपको बताया था ना कि आपको एक क्लाउड स्टोरेज पकड़ा देगा कि आप जो करना आप अपने करो, वही चीज़ है। अब आपको एक क्लाउड दिया तो आपको ऑब्वियसली स्टोरेज और सर्वर तो वही चीज़ आ गई है उसमें, बाकी वो आपका कोई हेल्प नहीं करने वाला IaaS में। आपको अपने से क्रिएट करना है, अपने से सब कुछ डिप्लॉय करना है, अपने से सब कुछ अपना वो सब देखना है कि इसका सिक्योरिटी क्या है, इश्यूज क्या है, वॉट एवर जो भी। PWS में जैसे मैंने बताया, आपने एप्लीकेशन लिया, उसको बस डिप्लॉय कर दिया और उसका जो स्टोरेज है वो सब देख रहा है। बाकी ऑलमोस्ट एवरीथिंग आपका क्लाउड प्रोवाइडर मैनेज करता है, और साथ में बस आपको एक ऐप ही दे देना उसको, बाकी सब वो मैनेज कर लेगा। ये मेन डिफरेंस था। लेकिन यही, जैसा जब क्लाउड प्रोवाइडर्स नहीं थे, जब हम जैसे लाइक आप अगर इंटेल या फिर इन्फोसिस या TCS का अगर आप एग्जांपल लोगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा पुरानी कंपनीज है, ये जब क्लाउड प्रोवाइडर्स नहीं थे मार्केट में, वो तब से ये सब कंपनीज है, तो इनके पास पहले अपने खुद के डेटाबेस सर्वर रूम्स होते थे, ओके, बहुत लार्ज सर्वर रूम्स होते थे, उसमें बड़े बड़े सर्वर्स रखे हुए, स्टोरेज का अलग है, नेटवर्किंग का अलग है, अलग अलग सब कुछ होता था। तो ये उनको मैनेज करने में बहुत दिक्कत होता है। जैसे वो वर्चुअलाइजेशन अपने मैनेज करते थे, ऑपरेटिंग सिस्टम अलग से अपने मैनेज करते थे, कुछ नेटवर्किंग प्रॉब्लम हो गया तो वो उनको खुद से मैनेज करना पड़ता था। क्लाउड प्रोवाइडर के आने के बाद आपको बहुत फैसिलिटीज मिल रही है, आपको बहुत बेनिफिट, इतने बेनिफिट्स मिल रहे हैं ना कि अब सब कोई क्लाउड में ही मूव कर रहा है। यहाँ तक कि जितनी भी पुरानी कंपनीज है वो सब के सब क्लाउड में ही मूव कर रही है, और वो बहुत इजी भी है। उसका जो कॉस्ट है, अगर आप एक स्टोरेज कॉस्ट लोगे तो उसका बहुत कम है, ठीक है ना। आपका पर मंथ, अगर मैं एक वेबसाइट अगर होस्ट करना चाहूँ तो पर मंथ मेरा क्लाउड करेंट लगभग अप्रोक्सीमेटली 100-200 रुपीज आएगा, बस उससे मैक्स नहीं आएगा, अगर एक स्टार्टिंग में अगर मैं एक स्टार्टअप स्टार्ट करता हूँ, ओके। तो आप समझ लो कि कितना सस्ता है, कि मतलब मुझे कुछ भी नहीं करना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ अपना एक वेबसाइट अपने क्रिएट करके उस क्लाउड प्रोवाइडर को दे देना है, बाकी सब कुछ वो खुद मैनेज करेगा, और मुझे पर मंथ एज अ रेंट पे करना है कि मैं उसका जगह यूज करूँ तो मुझे बस उसका रेंट पे करना है, और दैट टू एट वेरी लो कॉस्ट। तो ये काम बहुत अच्छा हुआ कि क्लाउड प्रोवाइडर्स आए, वो इतना हेल्प किया, इसलिए क्लाउड प्रोवाइडर्स की हमारी ज़रूरत है। और AWS सबसे पहले आया मार्केट में, इसलिए उसका मार्केट शेयर भी बहुत ज़्यादा है। उसके बाद एज्योर आया, फिर GCP आया, हालांकि इन सब का मार्केट शेयर अब इंक्रीज हो रहा है क्योंकि फैसिलिटीज वो और इंक्रीज कर रहे हैं। सगनिक, लेट्स मूव टू दी बेनिफिट्स ऑफ द क्लाउड। प्रीवियस स्लाइड्स, हाँ। अच्छा, यहाँ तक सबको समझ में आया? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? कोई एक टॉपिक जो ऐसा कुछ समझ में नहीं आया यहाँ तक क्लाउड कंप्यूटिंग में कैसे क्या होता है? ओके, ग्रेट।
सबको समझ में आ गया। तो पानी पीते रहा करो यार, हाइड्रेटेड रहोगे। बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग तो आपको दिख ही रहा होगा, जैसे मैंने बताया कि कॉस्ट इफेक्टिव है। जैसे मैंने अभी बताया कि अगर मैं एक वेबसाइट होस्ट करता हूँ तो सब कुछ स्टोरेज, डेटाबेस एंड व्हाटएवर जो थिंग्स जो लगती है सिक्योरिटी मैनेज करने में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा जितने भी चीज़ होती है, मेरा बहुत ही कम एट अ वेरी लो कॉस्ट मेरा सब कुछ हो जाएगा। स्केलेबल है। स्केलेबल दो तरह से होता है, स्केलेबल इन एंड स्केलेबल आउट। ठीक है, अब समझो जैसे जैसे एक अमेजोन का जब सेल आता है या फ्लिपकार्ट का सेल आता है तो आपको लगता है ना कि मतलब एक बैग उसमें लोड कितना पड़ जाता होगा। ऑब्वियसली सेल है भैया, लोड तो पड़ेगा ही। उसके सर्वर्स में भी सेल लोड पड़ता होगा कि इतने कस्टमर्स, इतने क्लाइंट्स एक बैग इतने एक साथ सब लॉग इन करे उसकी वेबसाइट पर, सब उसमें परचेजिंग करे, तो सर्वर्स को भी उस तरह से मैनेज करना पड़ता है। तो स्केलेबल एंड इलास्टिक में मेनली बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है। ओके, स्केलेबल मतलब होता है कि जैसे जैसे मेरा जरूरत पड़ रहा है। आई एम सॉरी, इलास्टिक का मतलब होता है कि अगर एक बैग मेरा, अगर सर्वर्स मान लो मुझे अभी 2 सर्वर्स की रिक्वायरमेंट है, ओके, लेकिन जैसे ही अगर समझो अमेजोन ने सेल का उसमें बोल दिया कि हाँ इतना से इतना के बीच में सेल होगा, तो ऑब्वियसली उसको और सर्वर्स की जरूरत होगी, उतने कस्टमर्स एक बैग लॉग इन करेंगे, परचेजिंग करेंगे, तो उसको जरूरत तो पड़ेगा ही ना कि और सर्वर सब, क्योंकि अगर अगर मान लो वो 2 सर्वर यूज करता है नॉर्मल डेज में, जहाँ उतने कस्टमर्स उसको लॉग इन नहीं करते, उतने कस्टमर्स उसके वेबसाइट में इंटरेक्ट नहीं करते, वहीं अगर सेल लगाई उस 2 सर्वर से तो ज्यादा ही लगेगा, क्योंकि जितने लोग और जितने भी कस्टमर वो सब एक साथ उसमें लॉग इन करेंगे, सब एक साथ परचेजिंग कर रहे होंगे, कितने लोग उसमें एक साथ काम कर रहे होंगे। तो ऑब्वियसली इलास्टिसिटी का मतलब यही होता है कि जैसे जैसे आपको जरूरत पड़ती है सर्वर्स इंक्रीज हो जाते हैं। तो और इसका तो सब तरीका अलग होता है कि कैसे हम लोग सर्वर्स इंक्रीज करते हैं। ओके, और स्केलेबल का मतलब कैसे हो गया कि जस्ट आपको समझो, अगर आपका नीड अभी 3 सर्वर का है तो मैं आपको कितने सर्वर प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैं आपको सिर्फ अगर मैं कोई क्लाउड प्रोवाइडर, ओके, और आप मुझे आपने मुझे आइडिया बताया कि मेरा एक ही वेबसाइट है, ये मेरा एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, मेरे इतने कस्टमर्स मुझे लगता है नॉर्मली डेली डेज में आते होंगे, तो उस हिसाब से मुझे सर्वर एलोकेट कर दो। तो समझो अगर आपको सर्वर, अगर 2 सर्वर की नीड है तो मैं आपको 3 सर्वर लगभग दूंगा कि हाँ कभी इंक्रीज भी हो सकता है, कोई टाइम में कोई शिफ्ट में मान लो आपका डे टाइम में मान लो इंक्रीज हो जाता है, नाइट टाइम में मान लो आपका डिक्रीज हो जाता है सर्वर सर्वर यूजेबिलिटी। ओके, मैं आपको लगभग 3 सर्वर दूंगा। तो क्या है कि अगर आपका एक बैग अगर कस्टमर राइज भी हो गया, कस्टमर लॉगिन, तो वो आपका वेबसाइट को अफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो आपका वेबसाइट सर्वर क्रैश नहीं करेगा। जैसे एक मिनट, ओके, हाँ, तो आपका सर्वर क्रैश नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जो तीसरा सर्वर है वो थोड़ा सा मैनेज कर ले रहा है, कस्टमर जो लॉग इन हो रहे हैं तो वो सर्वर 3 में जा रहे हैं। ओके, यही चीज़ है स्केलेबल और इलास्टिक में। ये डिफरेंस बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है समझने में, लेकिन यही बेसिक सा डिफरेंस है कि इलास्टिक मतलब जैसे जैसे नीड बढ़ते जा रही है वैसे वैसे मेरे सर्वर्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज होते जा रहे हैं। और स्केलेबल का मतलब क्या हुआ, मुझे जितने की नीड थी मैंने उससे थोड़ी सी ज्यादा ली है, बस यही चीज है डिफरेंस। सिक्योरिटी इश्यूज, सिक्योरिटी बहुत ही सही होती है इसमें। कोई भी क्लाउड प्रोवाइडर हो, इसमें बहुत सारे सिक्योरिटी इश्यूज आप मैनेज करते हो। आप इसमें अपना वो भी मैनेज कर सकते हो कि आपको इसमें कौन कौन से आईपी एड्रेस अगर आप चाहो वो भी चूज करते हो। जस्ट लाइक HTTPS का अलग सा आईपी एड्रेस होता है, HTTP का अलग से होता है, और भी जितने भी इस तरह से होते हैं, जो क्या नाम बोलते हैं इसको, यही बोलते हैं। तो इन सब आप अपने से एलोकेट कर सकते हो, आप अपने से इनको असाइन कर सकते हो कि हाँ जब तक ये वाले नहीं होंगे, HTTPS नहीं होगा, HTTP नहीं होगा, और इन इन सब के बिना कोई इसमें सिक्योरिटी इश्यूज नहीं, मतलब लॉग इन नहीं कर सकता। ओके, और जैसे मैं कैसे समझाऊं, कोई एक वेबसाइट है जैसे, ठीक है ना, मैंने अगर उसमें लॉगिन की, ठीक है, तो मेरा जो आईपी एड्रेस होगा वो किस सर्वर पे रन करा है। अगर समझो मैं कोई एक हैकर, ठीक है, तो मेरा हैकर ऑब्वियसली HTTPS साइट पे मेरा जो आईपी है वो उसमें तो रन नहीं करेगा ना, क्योंकि वो सिक्योर साइट हो जाएगी। नहीं, मैं कुछ अपना दूसरा तरीका निकालूंगा ताकि मैं उसमें क्रैक कर सकूँ। तो वो आप अपने ही ब्लॉक कर सकते हो, आप शुरू से ही ब्लॉक कर सकते हो। आप अपने जब अपने सर्वर क्रिएट करते हो तो आप तभी देख सकते हो कि नहीं मुझे ये वाले चाहिए, ये वाले नहीं चाहिए। ये सिक्योरिटी का इशू जो है ना बहुत सही होता है इसमें। फ्लेक्सिबिलिटी वही चीज हो गई
कि आप जितने चाहे उतने सर्वर्स ले सकते हो, आप कम भी कर सकते हो, ज़्यादा भी कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। डिजास्टर रिकवरी, ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि समझो कोई डिजास्टर आ गया या फिर समझो भूकंप आ गया, ठीक है, आप अगर आप ऑन प्रीमाइसेस डेटा सर्वर यूज करो, और आपका खुद का डेटा सर्वर है, खुद का आपका क्लाउड, आपने अपने खुद का डेटाबेस बना कर रखा, डेटाबेस सेंटर, अब समझो वहाँ पे भूकंप आ गया, पूरा आपका डेटाबेस सेंटर पूरा आपका तहस नहस हो गया, फिर आप क्या करोगे? कुछ नहीं बचा आपके पास, तो सारा डेटा लॉस, सारा मशीन लॉस, सब कुछ लॉस्ट। नहीं, लेकिन क्लाउड प्रोवाइडर क्या करता है, ये आपको इसका बेनिफिट देता है, बोलता है अगर डिजास्टर होगा या अगर कोई भी डेटा लॉस होगा, जस्ट लाइक लॉस प्रिवेंशन, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी क्लाउड प्रोवाइडर की। वो आपका डेटा बैकअप कराएगा, वो आपका सब कुछ अपना डेटा अवेलेबल कराएगा, आपका कोई कुछ भी आपका लॉस में नहीं जाएगा, नथिंग। सारा प्रॉब्लम, सारा टेंशन, सारी तकलीफें आपका क्लाउड प्रोवाइडर आपसे ले लेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ आराम है। सस्टेनेबिलिटी, वही चीज आ गई। तो यहाँ तक अब हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट खत्म होता है। हालांकि अब इसमें हम लोग, सागनी का आपको बताया कि माइक्रोसॉफ्ट एज्योर कैसे काम करता है, जो क्लाउड कंप्यूटिंग का ही एक पार्ट है, जैसे मैंने बताया, और उसमें हम लोग कैसे हैंड्स ऑन कर सकते हैं, तो वो आपको सागनी दिखाएगा। ओवर टू यू ब्रो। अच्छा, वन मोर थिंग, अगर किसी को भी बीच में लगता है कि हाँ मुझे क्लाउड कंप्यूटिंग से ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो। ओके, मैं कमेंट्स में अवेलेबल रहूंगा। थैंक यू। Thank you, Aman. So everyone, I will hand over to Microsoft Azure. I will start with Microsoft Azure now. So what is Microsoft Azure? So what Aman discussed was the cloud computing part, and what I will discuss is an application of cloud computing or a portal for cloud computing. Microsoft Azure is such a portal that you can use the concept of cloud computing and get the benefits. So now what is Azure? So Azure is basically a continually expanding set of cloud services that help your organization meet your current and future business challenges. So basically Azure is a portal, and this portal helps the organization or any user for their future and current challenges. And Azure gives us the freedom to build, manage, and deploy application on a massive global network using our favorite tools and frameworks. So Azure provides many of tools and frameworks, and you can choose whichever tool you want or whichever framework you want, exactly whichever language we want, and you can build, manage, and deploy your application there. So the concept of cloud computing gets an application in Azure, Amazon Web Service, everything. Today we will talking about Microsoft Azure. So now this is a pictorial representation. So these two are the users, and this is the internet and the Azure portal, and these are the resources. Remember, Aman told you previously what is virtual machine. A virtual machine, a container, Aman already told you, so I will not repeat it and will not be a boring concept. So he already told you, so that is the concept, virtual machine storage. These resources can be accessed through Microsoft Azure portal. So how can we access the Microsoft Azure portal? So before that, we can just going to the details of Azure, just look at the history of Azure and how it is in the world today. So it was launched on February 1st, 2010. It is free to start and also provides pay-per-use model. So what is pay-per-use model? I will tell you in the future part. And also 80% of the Fortune 500 companies use Azure services. So Fortune 500 is a big like company who prepared the tech list, the top 500 and top 100 tech companies list. And out of that, almost 400 companies use Azure services. And also, as I already told you, it supports multiple programming languages. She has Node.js, Java, etc., PHP, everything. So you can choose the language of your need and you can work with that. And also, not only it is feature packed, it is also have 42 data sensors around the whole world. So now, how does Azure work? So now this is a quick video. Just look at the video and I will go through the video while the video goes on. So this is a computer. So Azure works on a topic called virtualization. It separates the RAM and OS of the computer through a system, or what can I say, through a service called hypervisor. So hypervisor basically connects a computer to its virtual machines. It connects the OS and RAM to the virtual machines of the computer and create like separate OS within a OS.
within OS. So you can use Windows, you can use Linux through a computer using the hypervisor and the cloud computing and virtual machine concept. So this is how the code of the Azure work. No, Azure is not that much little. This is how the code of the Azure work. Now, how the user connect to Azure. So this is the main concept. How this whole, what Aman told you, how the whole cloud computing, how the whole system network, how this works. Hello? Anyone having a doubt? Okay. So how the user connect to Azure? So there are some server racks or some database racks in the Microsoft portal, and all these database racks have those hypervisors what I already told you, and it connect with this network pins or the network portal, and handling those comes the fabric controller. The fabric controller connects the databases to the network switch, and then they come to the orchestrator. Orchestrator, what orchestra means? Orchestra means controlling everything. So here it also orchestrator also controls everything, and then you can call the orchestrator and the whole system via an API. You have heard the term API. Let's here take the API term, just calling or using the whole system, and also the user, we the user can use the API or use the whole system through the Azure portal. And as the blue box goes on, so this is the process how the user connect to the Azure portal. So the user go to the server rack, it goes to the fabric controller, it go to the network switch. And so if I talk from the bottom, so this is the Azure portal. Above the Azure portal is the API. So from the Azure portal goes to the API stage, and API connects with the orchestrator, and orchestrator handles everything. So from the orchestrator, it comes to the network pin, and network pin and fabric controller decides which is the perfect server to handle the user's virtual machine or any service the user is using. So now this is how the user gets connected to Azure. So now what can we do on Azure? What we are talking about, why Azure? So Azure provides over 100 services that enables us to do everything from deploying our own application using the virtual machine and using intelligent bots and mixed reality. So we can start exploring the cloud. So one thing I also want to tell you before talking about anything, Azure is just a service of cloud computing. Azure, Amazon Web Service, Google Cloud Platform, these are not something different. These are platforms from companies, from different companies. Each platform has own benefits and own deficits. So above all these platforms are great of its own. So we will be talking about Amazon Web Services too in some future events. In today's event, we are talking about Azure. So don't think that Azure is something different from other platforms. Okay, it's almost the same. So, okay, what I was talking, that we can start exploring the cloud by moving our existing application to virtual machine. What I was talking, that we can move our existing application to the virtual machine that can run on the Azure portal. So Azure portal can be a home. Inside that home, many things work. Many people stay, many things work. So the people are the services here. So inside the Azure portal, services are there, functions are there that we can use. But also we must not forget that the cloud is not only this like moving our existing application to the virtual machine. The cloud is much more than that. And also, if we can take an example of a service Azure provides an machine learning and artificial intelligence service. So what it can do? So let me give an example. So we have an application. So the application connects to your clients. So what Azure can do, it can provide the machine learning and artificial intelligence services that will naturally communicate with the user through visuals, through hearing, through speech recognition, so image recognition, hearing, speech recognition, all these. And also beside these ML and AI services, Azure also provides you the storage. What Aman called you what Aman already told you, the storage. Not only the services, you have to run the services, but you have to upload your code base somewhere. So from where you get the resources? So it provides the storage services too that can help on deploying the app on cloud. So now what is the free account on Azure? Now go to the practical part. What is the free account on Azure? Everyone tells about Azure account, buying account, but you can get free account on Azure too. We can purchase Azure account directly via Microsoft by signing up on the Azure website or through any Microsoft representative. Or if you are part of the student ambassador program, you get a free service. That's the whole other thing.
So if you are new to Azure, you can sign up in the Azure portal for free and get access to popular Azure services for the next 12 months and get a one-time $200, which is 15,000 INR, I guess, not totally, but approximately 15,000 INR to spend for the first 30 days. So you can check. And also to sign up for the free service, you need a credit card. So as of today, getting a credit card is nothing much that of a big deal. You can go to a bank and get a credit card. It will help you in many things. And you just need a Microsoft or GitHub account. And if you don't have, I guess all of you have a Microsoft or GitHub account. If you don't have, just create one. And also also there is a concept that the credit card will automatically be charged. No, that is a myth. You won't be charged at all unless you try to upgrade using your attached credit card. So it's just like other cloud services like Netflix or Amazon Premium, everything. So the cloud services are similar. The cloud works in a similar way. The services have their own attributes. So now how to create a free account on Azure? I will show you, but this is the documentation part. In the web browser, you can go to the presentation I am showing you will send you the whole presentation, but I'm not sure if the videos will be played in the PDF or the PPT will send you. So if there is any problem, we will send the videos separately. Okay, now come to this part. In the web browser, we can go to azure.microsoft.com/free. Then you can scroll down and learn about the benefits and free service, blah, blah, blah. And then you can click on the top. There is a start free option. You can start free. You can sign up with your Microsoft or GitHub account. On the About You page, select your country or region, enter the necessary personal details. In the identity verification page, which I just told you about the credit card, give a number that can be immediately accessible. For OTP, obtain the verification code and submit it for verification and enter the card details, and in the final step, review the agreement and select sign up. So now wait a minute, Sagnik. Yeah. Sign as a doubt something. Okay. Yeah, sign, please. Go for it. Hello. Yeah, Shane, you're audible. Can you please tell me the difference between Microsoft's Dropbox and Azure, just like Google's Drive and with this GLP, that's what I'm saying. Okay. Like these two things, Azure and Dropbox, and GLP so and Dropbox, Drive. So Dropbox, these are some storage. In this Dropbox, that is also cloud storage, no? Yeah, that is cloud storage, but it doesn't provide you any service. Okay. Azure has storage, but it provides you many services. As you see on the current screen, you are on the perfect screen to look at. It provides you computing service, networking service, storage service. But through of these 18 services, Microsoft Dropbox or Google Drive or anything or any service you take, they just provide you the storage. You can't do anything. Just think, if you have the Google Drive, just frankly speaking, if you have the Google Drive, you upload anything, you access that, you can download that, you can share the manage access, everything. Yes, but that's all. So but can you do any service? Can you do any AI or machine learning service or computing service or deploy any application? That's where these portals came for cloud computing. So that's what a very good question. Like, what's the difference? Many people don't understand what is the difference. I also didn't understand. So that is the concept. Here are different services, but the storage services itself can be done with the Microsoft Dropbox or Google Drive or anything. Okay, yes. But Azure is a whole lot more. Okay. Yeah. Thank you. So now let's continue. So Azure service. So Azure services are basically divided into 18 categories. We'll not speak a lot about these 18 categories. There'll be a whole boring session. We'll be talking about the three main portion: computing, network, and storage. These three are the most important. Rest of the all is very much important, but you can read it on your own. We'll provide you some details and anything, you can read it up. So there are computing service, networking service, storage service, Internet of Things, migration, mobile, analytics, containers, AI and machine learning, integration, management tool, developer tool, security, database, DevOps, media, identity, and web. So I will briefly describe them in 1 or 2 lines. So computing is the part. Computing will come next. Computing, networking, storage will come next. The Internet of Things is the whole deploying or managing the IoT devices or IoT skills, anything. Migration is totally migrating your current system to a cloud system. Mobile is the Android application part. Analytics is analyzing any data or anything.
Containers is provide a container, like already Aman told you what containers is, same like that. AI and machine learning, I already told you. Integration is integrating many other services in your application through Azure. Management tools is managing different things. Developer tools is for the developers to manage the website or application or anything. The security is the security portion where your data cannot be leaked until, or your data cannot be shared until you click the share option or anything. It has an encryption portion. So that is the databases what I already told you, the racks or data servers that Microsoft has that provide the whole data or store your whole data in a secured manner. The DevOps part, Aman already told you the final portion of the DevOps. We have more session about DevOps on future. Also the media portion, what already Shine told, that we can also upload things. We can also upload media or anything. Also identities for services, you have your own unique identity for Azure, and you can like use that identity as a, you can use the identity to purchase many things and blah blah blah. And web is for the managing the website or your anything web app or progressive web app or anything web service. So now get to the main services that is commonly used. So computing, networking, storage, mobile, database, web, internet of things, big data, artificial intelligence, and DevOps. So now, as I told you, we will talk about the first three portion in a little bit detail, and rest of us is the slide there. The slide is there where the details are there. You can just go through. So the computing. So the computing is a very much important part of what Aman told you, virtual machine. That virtual machine parts come in the computing portion. So we can create a Windows or Linux virtual machine of any configuration in a matter of seconds. So if it was possible for me, I would show you what a virtual machine look like or how to create a virtual machine, but we will have another session. But if I want to show what virtual machine is, this session will be a whole long and there can be many bugs, so it will be a boring session then. So we'll have another session, so if you are interested. So a virtual machine is a machine, a system within a machine, a OS within a machine. So we can have a Windows or Linux virtual machine inside our Mac, inside our Windows, inside our Linux. So next is the cloud service. So the cloud services, user can create scalable application within the cloud using the virtual machine. So we have a service, so we can totally migrate that service to cloud. The service will be then the cloud-based, online-based service. Okay, we can load load balancing, health monitoring are handled by Azure post deployment. So all these things like balancing the whole cloud load you have or the monitoring part, and this everything is done by the Azure post deployment. You just have to use the cloud service to do everything. The server fabric simplifies microservice development. So what is microservice? So microservice is a service within a service. This like an application which have a small application within itself. So that is called a microservice. So we can also the microservice development portion and application life cycle management. This all can be simplified using the Azure Computing Service or the service of Fabric. So the function, so we can easily build like several applications using the serverless function. The serverless portion Aman already told you. So what you know, what you can understand is the cloud and Azure is totally connected because Azure is providing the cloud service. So the same things repeat again and again and again. What you saw already or heard already in the previous portion of cloud, that will repeat here because that is the concept that you are using in Azure. Okay, now the networking portion. Now the networking portion is Azure CDN. So Azure CDN services are used for delivering high bandwidth content to users worldwide. So let's say you are hosting a service, but that service lags because of your internet, because of your bandwidth. So Azure CDN services can be used for delivering high bandwidth so that the users who are working on the same time worldwide can have the same access and can run their application or can have their application run flawlessly. Now the express route. So express route lets on-premise networks into Microsoft Cloud through a private connection. So what express route does, it routes the on-premise, on the service that you are on, the server on the anything you are on, that on-premise network into Microsoft Cloud through a private connection. So let's say you have a network on your premise, so you can totally migrate it into a Microsoft Cloud through a private connection. No one will know, but your connection, your network, your on-premise network will shift to Microsoft Cloud. And also virtual networks.
So virtual networks enables Azure resources to securely communicate with each other. So Azure has its resources, right? So they have to communicate between each other. So let's say Azure has a networking service and Azure has a let's say storage service or communication service, anything, but they have to connect with each other, right? So for connecting them each other, Azure have the virtual network service to connect the resources within each other. Azure DNS you all know. So Azure DNS is a hosting service that allows the user to host their DNS domains in Azure. Okay, DNS is domain name service. So if you don't know, so Azure DNS is a hosting service that allows the user to host their DNS domains in Azure. So let's say you have a website that have a DNS domain, so you can host that DNS domain in Azure. So storage, now storage portion. So Azure is a service, right? So it will provide you service in cost of money, but the part is everyone takes money, but how effectively you are providing the service. So Azure provides cost-effective hard disk or SSD, hard disk drive and solid state drive option, which can be used with Azure virtual machines. So it has its own cost and everything. So you can buy the storage, you can buy the cloud storage and store it in Azure. So now what is blob storage? So blob storage is basically a text or a binary data. It gets stored in binary. So blob storage is optimized for strong, massive amounts or unstructured data. The data which is not categorized, the data which is not structured. So the blob storage is used for that. The disk storage is for storing structured data, but the blob storage is for storing massive amount data or unstructured data. So now file storage. So Azure File Storage Service basically manages the file storage in the cloud that are accessible via industry standard server message block protocol. So server message block protocol is nothing but accessing the server through a file storage that is stored in the cloud. So now the queue storage. So the queue storage provides durable message queuing for large workloads that can be accessed from anywhere in the world. So it have a durable message. It provides durable messages, like the messages that will stay for large workload. So let's say you have a large workload, you have a huge workload, and many of the developers are working throughout the world. So that these durable message they can be accessed from anywhere in the world. So disk storage, blob storage, file storage, and queue storage. So now what I already told you that these three will be the main part that we'll be covering. So these are other users. So this is the mobile service that Azure provides. This is the database service. We have all the details you can read through. So it will be whole boring if I did Azure Cosmos DB, Azure SQL database for MySQL. How is a relational database with high availability and security. So you can read through it. We have the PPT. We will share you. The web service, the IoT service, Internet of Things, the big data service, the artificial intelligence service. So one thing I need to point out in the artificial intelligence service, that artificial intelligence service vision, speech, knowledge mapping, Bing search, and natural language processing. So vision is like what you are seeing, the image part, the processing part. The speech is the speech recognition, the speech recognizing part. The knowledge mapping is map complex information and data to solve tasks such as intelligent recommendation and semantic search. So let's say you search something on YouTube, you search for 1 month on YouTube. So YouTube now seeing that what you are seeing what you are viewing on YouTube, so then it recommend you through a recommender system. So that is the intelligent recommendation or intelli recommendation to map complex information and data to solve tasks. So now that was the example, but knowledge mapping can be done for any complex information and data. So now Bing search is add Bing search, like for Microsoft this is Bing search, you can be Google search, Yahoo search. So add Bing search API to your apps and harness the ability to come billions of web pages, images and videos new using a single API call. So you can call the Bing search API and search on Bing, and you can get any of the websites, website in the list that is showing. So basically it is a Google search result or Bing search result. It is a search result basically. And natural language processing is like NLP is a concept of machine learning, like how that common text, like NLP, like you have reviews on Play Store.
So you process the language, you have some pre-built script, you have some sentiment, you have some reviews, you analyze them through machine learning. So that is basically the natural language processing part, and it can be done with Azure Machine Learning Service using the Azure Machine Learning Studio. So now the DevOps part, and now this is the whole list of everything that Azure provides: platform services, infrastructure services. We have the whole list: Secure Center, Azure Portal, Active Directory, ADB to B2C. Okay, so this is the whole thing you can go through. So what can we do on Azure? So what I already told you, you can do like over 100 services it provides. This is a repeating slide, but why it is repeating? After going through all the services, we will come again on what can we do on Azure, and we will understand better. So Azure provides over 100 services that we can do anything from run our own application, take on the virtual machines, and explore new software experience like intelligent bots and mixed reality. So you can start exploring by moving your existing application to virtual machine. And for an example, it provides a service that I already told you, machine learning and AI service. And what the machine learning and AI service does, you already saw that: visual, hearing, speech recognition, natural language processing, anything related to machine learning, and like having the going through the user's data, communicating with the user through their visual, hearing, speech recognition, and anything. So now users of Azure. So Azure can be used for application development. Azure can use for testing of your website or application or web application, anything. It can be used to host the DNS server host I already told you. It can be host for application hosting. It can be used for creating virtual machines. Virtual machines is what you know. Within your system, you can create Windows, Linux, Mac, any OS. Integrating and syncing features. You have a feature on your website and feature on your application. You want to sync them, or let's say you want to sync the different branch or like different setup of website we have through the whole world of different developers, so they can come and they can all together sync all the features that they are working on. Collecting and storing metrics and data, and virtual hard drive. You already saw HDD, SDD. It provides storage, blob storage, queue storage, file storage. So now what is the Azure portal? So where we should work on Azure? What is the whole thing? So now this is a quick video to show you. So these are the previous part was the Azure dashboard. Within the dashboard, you can handle anything. You can create a website or run a virtual machine or have like machine learning analysis, or you can have the Kubernetes. Kubernetes is a concept of cloud computing. You can know it from Google search or anything. Like it will be a whole another session if we talk about Kubernetes. So the users can use the Azure portal, and they connect to the Azure network, and after that they can handle all the services. So this is the dashboard that you are seeing. So in the dashboard, you have all the services that you are currently working on. You can manually start the service, stop the service, and you can handle your data, handle your database and anything from the Azure network. So the key represent it is secured and encrypted, and everyone from the whole world uses the Azure portal. So you can manage your data, analyze your data. Okay, you can get a report of the data, like what you are working on, how it is going, how day by day it is improving. So this is basically the Azure portal. So now the interface of the Azure portal look like this. We'll go through the Azure portal for some time. So what is Azure Marketplace? Like Play Store, Azure also have their own marketplace. It have all the services that Azure provides. You can download anything. You can just look at it, like let's say Ubuntu server 16.04 LTS. So it will be used for installing virtual machine Ubuntu. SQL database will be used for the database part. Azure Cosmos DB is for the DB, for DB means database. So Azure Cosmos DB will be using for Azure database. So, okay, so this is the store, and in the left part, the marketplace, everything: compute, networking, storage, web, mobile. So these are some known terms to you now, because these are the services. So these categories are the services. So you can click on any service and get the related service or the related marketplace software, anything that you can use. So now now we'll go to the demo part. So the demo part is what I already told you, that you can use the user free sign up option. So just go to Google, search Microsoft Azure, click on
azure.microsoft.com en.in. Click on it. So this is the home page of the Azure. So there was a documentation portion where I was talking about. So you can just scroll down and read it, what it can do, how it look like, everything. Before creating it, migrate efficiently on your terms. So one thing that I forgot to tell you about Azure, that Azure has a great service, pay as you use. That is not on the slide. Everything is not on the slide. You can either we will tell you whether it is in the slide or not. You can have Azure pay as you use, so you can purchase the services that you want. You don't need to purchase the whole Azure service. Let's say you want the machine learning service, a particular machine learning service, speech recognition service. You can buy that for 2 months, and after using it, you can unsubscribe. It's okay, pay as you use. So you don't need to pay for the whole thing. You just need to pay for what you want. Aman also told you that if you want some service, you can buy only that service only. You don't need to buy the whole thing and then you want your service. So it will be also so much cost effective. So if you want to start with a free account, just click the start free option. It will go to the create Azure account portal. So you can do two things. You can start free or you can buy now. So you can see what do you get, 12 months plus 13,300 credits. This is basically the $200 that I told you. And is always free for the first 12 months. And what you can do with your free account: create personalized experience with AI, drive innovation in existing feature apps, build scalable and relatable features faster. So this is all the service and everything they are selling. As what we told you comes in this portion. We told about virtual machine service. So here, Linux virtual machine, Windows virtual machine, storage, manage disk, blob storage, file storage, SQL database, data transfer, computer vision. See what, so we are talking about the services, and these services come in this practical portion. So these are the products that will be free for the first 12 months. If you go on to Azure, now you can just click the start free option. So we will not be able to show you how to sign up. So that's why the documentation were there. So as we already have authorized Azure account, so I will simply go to sign in and show you how it looks like. Okay, looks like you already have an Azure account. Sorry for that. So I can simply sign into my account. Okay, here is my account, and after creating an account, you will see an interface like this. And here, just simply click on portal, and you will go to portal.azure.com, Azure portal. Here you see portal.azure.com/home. So this is the home part of the Azure. We will not go into details because that will not be wholly understandable by you. So we have we get 10,000 rupees credit from Microsoft for using the Azure service. So you can create a resource. This is the virtual machine. If you create on virtual machine, you can add a virtual machine, and after that a pop-up will come out, and you can just fill the pop-up, fill the details, fill the basic resources and details, and you can create your own virtual machine after creating the account. So this is the home part. So it will go through the tour of the Azure portal. So this is the home part. So this is the dashboard part, like the service I was using previously. This is all the service that Azure provides. You can go to and know that this is all part. This is general, computing, networking, storage, web. This is the resource groups, where all the resources that you stored stay here. This is the apps services. So this is the database. This is the virtual machines, virtual networks, Azure Active Directory. This is the monitors tab for monitoring what your services you went through, and see. So these are all the services that are there in the Azure. So if you want a demo of the Azure, that will be a whole another event. So we will not go to the whole demo portion, because for that everyone needs to have an Azure portal, Azure account,
and after having that Azure account, you can access all the details, and if we demo something, you can go through that. So okay, that's for the Azure part. So what you understand, you understood what is cloud, and you understood how cloud can be used, and what are the different service cloud provides, and one of the cloud portals, that is Azure. So thank you. Any questions you can ask in chat, and you can also unmute. So before that, myself Shagnik Mitra, you can connect to me on social media. You can ask me any questions, you can mail me, and this is you can also connect with Aman. So this is all his details. So and thank you. And if anyone has any question, please feel free to ask, or you can ask on chat too. Hello. Yeah. Yeah, I had a question regarding Azure, like in virtual machine, that portion. Yeah. Can we install some application over there, or we can store only the data? Yeah. You can store any application there. A virtual machine is, so let's say you have Linux, right? So if you install the Windows virtual machine, it will be same like a new Windows, a new PC or a new laptop. So that is a virtual machine. It will be a whole machine. It will not be only for storing What about data. the storage or RAM, like how they're going to tackle that? Yes, storage part is when you are creating a virtual machine, you can allocate data. So for example, you don't need to create on Azure. You just need to use a VMware or VirtualBox. So Oracle VirtualBox, these are some softwares. Just install them and see that you can allocate storage. So let's say you have a 1 TB, you have a 1 TB machine, and from that 1 TB machine, you want 200 GB storage on your virtual machine. So you can allocate the 200 GB storage and create a virtual machine, and there you can play games or anything like that. Like we'll not be getting any extra storage. Like in my computer, I have say 2 TB data. Okay, 2 TB storage basically. Yeah. So in that virtual machine, how much data will I get? Like if I want to extend the data limit. You have to allocate. You have to allocate. Okay. In that 2 TB only we have to allocate some specific part of it. Yeah. That's some specific part, 300 GB, 400 GB, you can allocate. So we can't use the cloud storage over there, like Yes. storage? You can use the cloud storage, but for that you have to go to a cloud portal, and from there you need to create a virtual machine, and from that virtual machine you need to buy the storage. What I already told you, blob storage, all the file storage. So you need to buy that storage, and if you and that storage speed will be dependent on my internet bandwidth, or like suppose if I port for SSD or hard drive, any of them storage purpose. So that storage thing will be like dependent on my internet speed or something. Like how does it work? No, like accessing the service needs internet, but once you get allocated with the service, you can simply start your virtual machine, and the service is there in the cloud, so you can use it. So like Google Drive, the like storage one term is very trendy nowadays, like cloud gaming. We can install some application over the cloud only, and we can access the data from the cloud computing only, that cloud. But that portion, So you are talking about Google Stadia. Okay. Google Stadia. So Google Stadia is the cloud gaming part, but for cloud, it is very much understandable that cloud needs internet. Cloud needs good internet. If you can see, like let's say you give a raw example. Let's say I'm playing CSGO, right? So I am playing CSGO on my PC. All the files are there. But if I am hosting the CSGO service, CSGO whole storage in cloud, then for every part, so let's say I'm in a map and I want to play a match, then it will fetch all the resources from cloud, right? So if your internet is not strong, it will lag. Yeah, understood. Yeah. Aman, you want to add anything? No, Shagnik, you were great. Yeah. So any more questions about cloud or Azure or anything? Yeah. किसी को कोई डाउट लग नहीं रहा कोई है? ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर कोई डाउट नहीं भी है, अगर बाद में भी कोई डाउट आए तो लिंक है, वी आर इन द ग्रुप, कांटेक्ट कर लो, कुछ नहीं होगा भाई, कांटेक्ट कर लो, जवाब दे देंगे. एक आज नहीं तो अगर हमको नहीं पता तो हम पता करके भी जवाब दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ऐसा नहीं है कि हम लोग को सब पता है, ठीक है, हम लोग भी सीख रहे हैं. तो ऐसा सोचने का कोई जरूरत नहीं, हम लोग को सब पता है, हम लोग भी सीख ही रहे हैं, हम लोग की सीख के ही तुम लोग को सिखा रहे हैं.
तो And कोई भी Sagar, हुआ, do one thing कि ये स्लाइड शेयर कर देना उनको। हाँ क्या है कि- स्लाइड शेयर कर दूंगा। अच्छा हाँ, यहाँ पर ऐसा कोई है जो रजिस्टर नहीं किया था? अगर ऐसा कोई है जो रजिस्टर नहीं किया था, बाबा रे कितना बड़ा फॉन्ट हो गया देख अमन। तो ऐसा कोई है जो रजिस्टर नहीं किया था, वो इस मीटिंग के बाद मेरे को मेल कर सकते हो, व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर सकते हो और मैनुअली रजिस्टर कर सकते हो, और उसके बाद तुमको अपना सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और जो लोग ऑलरेडी रजिस्टर किए हुए थे उन लोग सबको आज रात या कल सुबह के अंदर अपना सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ठीक है, अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, मैं फिर से बोल रहा हूँ। हाँ विभू, I had one silly question basically. Like कोई the क्वेश्चन Aman सिली Bhaiya नहीं होता, mentioned, like पूछ। like Aman Bhaiya mentioned that disaster recovery over there. One term was there, na, disaster recovery. Yes, disaster recovery. So how they're going to recover that? Like they have the copy of that our data or something, or they are just going to recycle it. What's the procedure like basically? वो If they obviously lost our उन्होंने data, कोई सी देखो, जब कोई डेटा, जैसे मैंने बोला डेटा रिकवरी, ठीक है ना, जो डेटा डिस्ट्रक्शन वाला जो पॉइंट हमने बोला, जैसे इंडिया, ठीक है, अगर एज्योर का कोई एक सर्वर वो इंडिया में, तो वो कोई एक रीजन में नहीं होगा, ठीक है, वो उसमें 3-4 जगह अपना डेटा सेंटर बनाता है। वो सपोज एक मुंबई में होगा, एक दिल्ली में होगा, एक समझो वेस्ट बंगाल में होगा, ठीक है, तो उसने ऐसे 3-4 हर कंट्री में अपना अपना जहाँ उसका डेटा सेंटर है, कोई भी कंट्री में उसका डेटा सेंटर है, तो उसने वहाँ 3-4 सर्वर्स बैठा के रखे होंगे, ठीक है, 3-4 लोकेशन पर। और कोई भी अगर तुम्हारा एक वेबसाइट है जो अगर समझो तुमने अगर मुंबई रीजन पे एलोकेट किया हुआ है, ठीक है, तो वो उसका ऑटोमेटिकली अपने बाकी 2 रीजन पे भी, जस्ट लाइक वेस्ट बंगाल एंड दिल्ली में भी, उसका बैकअप क्रिएट कर देगा। कि समझो अगर मुंबई पे अगर उसका, backup. हाँ, तो अगर उसका अगर समझो मुंबई में कोई प्रॉब्लम आता है, तो वो तुम्हारा जो भी क्लाइंट्स का जो तुम्हारा एंट्री पॉइंट है, जो तुम्हारा सब तुम जिस पॉइंट से तुम्हारा लॉगिन करे जो तुम्हारे वेबसाइट पर, वो तुम्हारे उस पोर्ट को वो तुम्हारा या तो वेस्ट बंगाल में ट्रांसफर कर देगा या तो वो दिल्ली रीजन में ट्रांसफर कर देगा। तो वो इस तरह से वर्क करता है। ओके, Okay, thank you. और किसी को कोई डाउट है? किसी को और कोई डाउट है? अगर कोई डाउट नहीं है तो अमन फिर मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ। हाँ या ओके। ओके।